ठीक है भाई, सामने दिख रहा है? और पास आके बैठना तो बैठ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सागर आज आएगा नहीं, उसके घर में शादी है। ठीक है, तो बट फिर भी मैं स्टार्ट करा रहा हूँ। हाँ भाई, तो मैंने आपको बोला था ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है आपकी, आपको मैंने स्टार्टिंग में समझाई दी थी बात, है ना? ये जो मैक्रो है इसके अंदर कितनी यूनिट्स हमें पढ़नी है? हाँ भाई, कितनी यूनिट? 5 यूनिट, ठीक है ना? एक तो हमारी नेशनल इनकम मैं आपको बता चुका हूँ, है ना? नेशनल इनकम कितने नंबर की है? 10 नंबर की। उसके बाद एक है हमारी मनी एंड बैंकिंग, है ना? मनी एंड बैंकिंग कितने नंबर की है? 6 नंबर की। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है? इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर, जो आपकी चली रही है ना? चल रही है ना इनकम डिटर्मिनेशन मल्टीप्लायर, उसके अंदर न्यूमेरिकल्स वगैरह चल रहे हैं। कितने नंबर की है ये बेटा? 12 मार्क्स की। उसके बाद हमें क्या पढ़ना होता है? इसके बाद इसमें गवर्नमेंट बजट करके एक यूनिट आती है, कितने नंबर की? 6 नंबर की। तो लास्ट यूनिट कौन सी है? लास्ट यूनिट हमारी फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये कितने मार्क्स की है? 6 नंबर की है। बात समझ में आ गई? तो मैं अभी किस पे फोकस करने जा रहा हूँ? मैं इस पे फोकस करने जा रहा हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं? मनी एंड बैंकिंग का आपके पास मेल आ चुका होगा, मिल गया होगा आपको मेल, है ना? तो ये तो भी आप देख लो इजीली, उसको देखते रहो, बहुत इजी चैप्टर है। बाकी मैं कराऊंगा भी, ऐसी टेंशन मत लेना, ठीक है? इनकम डिटर्मिनेशन मल्टीप्लायर आपका चल ही रहा है, ठीक है? और 3 वाले बैच में मैंने क्या स्टार्ट करा दिया आपका? फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। आप समझ रहे हो? मल्टीपल सारे चैप्टर चलते रहेंगे तो सिलेबस हमारा कवर अप होता रहेगा। आ जाओ शिवम, जल्दी आ जाओ, ठीक है? तो आज मैं स्टार्ट कराने जा रहा हूँ आपका बेटा फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। हेडिंग डालो जल्दी से, लिखो। ये चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइडेड है, फॉरेन एक्सचेंज रेट, एक बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो पहले हम पढ़ने जा रहे हैं, लिखो फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट, जिसको शॉर्ट में मैं सर क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा बेटा FER। क्या बोलूंगा उसको मैं? FER। पूरी यूनिट कितने मार्क्स की? ये वाली 6 मार्क्स की, ठीक है? कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 2। दैट इज FER एंड BOP। BOP का मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ठीक है ना? वेरी गुड। आओ सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज रेट की डेफिनेशन लिखें। लिखो, लिखो। इट इज, सर बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास, बोलना जरा कुछ। एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुकना बस। कुछ बोलना वकार, कुछ बोलना। हमारे भाई वकार, मेरी आवाज आ रही है? अभी आपकी आ रही है। या तो उसकी वॉल्यूम कम है। बोलो, आप कुछ बोलो। हेलो। हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है, ठीक है? मेरी आ रही है वकार? हाँ भाई आ रही है आपकी। ठीक है, ठीक है। सर मेरे को एक चीज पूछनी थी। बेटा डिम्पल, मैंने यहाँ पे चीज पूछने के लिए नहीं बुलाया 3 वाले बैच के अंदर बेटा, प्लीज, ठीक है ना? कुछ यहाँ पे नए स्टूडेंट्स आए हैं, मैंने इनको कवर अप कराने के लिए बुलाया है कोर्स। और मैंने इसलिए बोला है आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको रिवीजन करना है, ठीक है? तो बेटा क्वेरी क्लासेस अपनी अपनी क्लासेस में लेंगे हम, ठीक है? बिल्कुल टाइम सर नहीं वो रहता। इसका टॉपिक है, इसके लिए पूछना था, क्योंकि जब हाँ हमारा 4 बजे वाला बैच होता था तो उसमें हाँ हमारा रिकॉर्डिंग बीओपी आपने शायद ये हाँ कह के कि एक छोटा सा पार्ट है, शायद वो रह गया हाँ हाँ, था। एंड में बेटा, वो एंड में तो कराऊंगा मैं, वापस करा। अभी नहीं अच्छा कराऊंगा मैं। ओके। मैंने बता तो रखा है, रिकॉर्डिंग ऑफ बीओपी इज वेरी लाइक इररिलेवेंट टॉपिक, बट कराऊंगा उसको मैंने, है ना? मैंने छुड़वा दिया था, हेडिंग डलवा के छुड़वाया, अदरवाइज तो हेडिंग भी नहीं डलवाता, है ना? तो मैं कराऊंगा उसको, एंड में कराऊंगा, ठीक है? बिल्कुल टेंशन मत लो। तो अभी पहले सिलेबस कंप्लीशन पे चले, उसके बाद रिवीजन और टेस्ट वगैरह सब होते रहेंगे, टेंशन नहीं बिल्कुल। हाँ भाई, क्या लिखा? लिखो। इट इज डिफाइंड एज द it is defined as the price of it is defined as the price of one currency expressed expressed in terms of expressed in terms of price of another currency, ठीक है?
हाँ भाई, सबसे पहले आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बताना जरा। फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात करूं, सबसे पहले मैंने उसकी डेफिनेशन लिखी है। मैंने बोला बेटा फॉरेन एक्सचेंज रेट एक्चुअली में क्या होता है, जब हम एक करेंसी के प्राइस को दूसरे करेंसी के प्राइस में एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलते हैं। इस बात का मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोल रहा हूं, मान लो अगर $1 ट्रेड हो रहा है किसमें, 70 रुपीज में। कितने में, 70 रुपीज। यानी अगर मैं $1 दूंगा तो मेरे को कितने रुपीज मिलेंगे, 70। या मैं अगर 70 रुपीज दूंगा तो मेरे को कितने डॉलर मिलेंगे, $1, है ना। तो एक करेंसी को दूसरे करेंसी में कन्वर्ट करने का एक रेट दिख रहा है मेरे को, है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो इट इज डिफाइंड एज द प्राइस ऑफ वन करेंसी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। तो इसको हम लिखते कैसे हैं, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लिखते हैं 70 रुपीज पर डॉलर, है ना। यानी $1 में कितने रुपीज आ रहे हैं, 70 रुपए। समझ में आ गई बात, दिस इज द एक्सचेंज रेट। इतनी बात समझ में आ गई। तो एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेट का डिफाइन एज द प्राइस ऑफ वन करेंसी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ प्राइस ऑफ अनदर करेंसी। एक करेंसी के प्राइस को दूसरे करेंसी के प्राइस में एक्सप्रेस करने को हम क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट। क्लियर है इतनी बात। नीचे लिख लो फॉर एग्जाम्पल, महक ने ज्वाइन करा है क्या, यार महक नहीं है। ठीक है आगे चले। उसके बाद लिखो, है डालो, टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट। फर्स्ट लिखो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। सेकंड लिखो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, और थर्ड लिखो मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एंड मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ठीक है। हाँ भाई, चैप्टर कौन सा स्टार्ट हुआ जल्दी बताओ। फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब इट इज डिफाइंड एज द प्राइस ऑफ वन करेंसी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ प्राइस ऑफ अनदर करेंसी। जितना बोलोगे उतना याद होगा। अब मुझे बताओ क्या एक्सचेंज रेट के टाइप्स भी होते हैं। हाँ, कितने टाइप हैं, 3। पहला फिक्स्ड, उसके बाद फ्लेक्सिबल, और उसके बाद मैनेज्ड फ्लोटिंग। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिक्स्ड, हेडिंग डाल दो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। लिखो भाई, इट इज द exchange rate, it is the exchange rate which is either fixed by government or monetary authority of the country, monetary authority of the country, comma all the transactions take place at this predetermined rate, at this predetermined rate, at this predetermined rate। फर्स्ट टॉपिक पॉइंट और लिख लो, exchange rate remains same throughout the year,
throughout the year, full stop. ठीक है, सुनिए भाई, सबसे पहला एक्सचेंज रेट का नाम बताओ, क्या लिखा है? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। अच्छा, नाम से क्लियर है एक्सचेंज रेट क्या रहता है? फिक्स्ड, ये चेंज नहीं होता। यानी वो एक्सचेंज रेट सिस्टम जो पूरे साल क्या रहता है? फिक्स रहता है, पूरे साल सेम रहता है, ये चेंज नहीं होता। ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? एक्सचेंज रेट। बट आप बोलोगे सर हम ऐसा तो देखते ही नहीं कि आजकल तो ऐसा हो ही नहीं रहा है ना। कभी अगर हम देखें रुपीस का जो प्राइस है, मान लो चल रहा है 60 रुपीज पर डॉलर, है ना, तो कभी कितना पहुंच जाता है मुझे बताओ? 70 रुपीज पर डॉलर, है ना। कभी 70, डेली बेसिस पे चेंज होता रहता है ना। तो मैं वही बोल रहा हूँ, आजकल फिक्स एक्सचेंज सिस्टम नहीं चलता, ये पहले चलता था। समझ में आ रही बात? 1991 से पहले चलता था हमारे यहाँ इंडिया के अंदर, ठीक है। अब नहीं चलता, अब तो फ्लेक्सिबल चलता है। फ्लेक्सिबल पे भी आऊंगा। बट वो एक्सचेंज रेट जो पूरे साल अगर क्या रहे, सेम रहे। मान लो अगर सरकार बोल रही है कि एक्सचेंज रेट कितना है मुझे बताओ? 70 रुपीज पर डॉलर, पूरे साल यही रहेगा, कोई भी एक्सचेंज रेट चेंज नहीं होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम। अब पहली बात, ये फिक्स होता कैसे? हमारे कंट्री के अंदर दो के पास अथॉरिटी इसको फिक्स करने की, या तो सरकार के पास या हमारे कंट्री की मॉनेटरी अथॉरिटी। हमारे कंट्री की मॉनेटरी अथॉरिटी कौन है? दैट इज सेंट्रल बैंक, दैट इज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यानी बेटा, अगर सरकार चाहे, देखो मैंने लिखा है आइदर गवर्नमेंट और कंट्री की, बताओ कौन? मॉनेटरी अथॉरिटी। मॉनेटरी अथॉरिटी हमारे कंट्री की कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो चाहे तो एक्सचेंज रेट को फिक्स कर सकती है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल। जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं, दैट इज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की ट्रांजैक्शन, इसी रेट पे होती रहेंगी। जो किसने फिक्स करा है? सरकार ने या मॉनेटरी अथॉरिटी ने। तो इट इज द एक्सचेंज रेट व्हिच इज आइदर फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। ऑल द ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस एट दिस प्रीडिटरमाइंड रेट। इसी रेट पे पूरे साल ट्रांजैक्शंस होती रहती है, और ये पूरा रेट जो है पूरे साल क्या रहता है? हमेशा सेम रहता है, फिक्स रहता है, ये चेंज नहीं होता। समझ में आ गई बात? अब तो नहीं है, ये पहले चलता था, ठीक है। तो यानी हटा क्यों ये रेट? इसके अंदर कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होंगी। आओ जरा इसको डिटेल में एनालाइज करें, है ही डालो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके एडवांटेजेस क्या थी। एडवांटेजेस फर्स्ट लिखो, ensures stability, ensures stability। लिखो fixed exchange rate, fixed exchange rate system ensures stability in the economy, comma, as any exporter or importer, any exporter or importer can operate freely, without having the notion of fluctuations in foreign payments, full stop। हाँ भाई, मुझे बताओ हम कौन सा एक्सचेंज सिस्टम पढ़ रहे हैं? फिक्स्ड का मतलब इट इज अ सिस्टम इन विच एक्सचेंज रेट इज फिक्स्ड आइदर बाय द government or monetary authority of the country. All the transactions takes place at this predetermined rate throughout the year, पूरे साल, ठीक है ना। and this exchange rate remains same throughout the year, पूरे साल क्या रहता है? सेम, कोई भी चेंज इसके अंदर नहीं होता। अब क्या पढ़ रहे हैं हम इसकी एडवांटेज, क्या क्या फायदे थे इसके? अब तो हम यूज नहीं करते, बट क्या क्या फायदे थे फिक्स, जब हम क्या यूज कर रहे थे? फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो पहला है, लिखा है इट इंश्योर्स स्टेबिलिटी। क्या इंश्योर करता है? स्टेबिलिटी। तो ढंग से सुनना बात को, स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? मैं कह रहा हूं बेटा, हमारी इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी मेंटेन करता है कौन? फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम। अगर हमारी कंट्री क्या फॉलो कर रही है? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। दैट इज, मान लो
हमारी सरकार ने क्या करा, एक्सचेंज रेट को फिक्स कर दिया, कितना, 70 रुपीज पर डॉलर, कि पूरे साल एक्सचेंज रेट कितना रहेगा, 70 रुपीज पर डॉलर, सारी ट्रांजेक्शन किस पे होंगी, इसी पे, ठीक है ना। तो आपको एक बात पता है क्या, कि बेटा हमारी इकोनॉमी के अंदर पता है क्या रहेगी, स्टेबिलिटी रहेगी। क्यों स्टेबिलिटी रहेगी, बिकॉज एनी एक्सपोर्टर और इंपोर्टर कैन ऑपरेट फ्रीली विदाउट हैविंग द नोशंस ऑफ फ्लक्चुएशंस इन फॉरेन पेमेंट। अब आप सोच रहे हो सर इस बात का मतलब क्या है जो आपने ये बात बोली है, तो मैं हमेशा इस बात को एक एग्जांपल से समझाता हूँ बच्चों को, ठीक है ना। मान लो ये कोई है, ये है मिस्टर ए, कौन है ये मिस्टर ए, ठीक। मिस्टर ए जो है ये रहते हैं मान लो अमेरिका में, ठीक है, लो, ठीक है, कहाँ रहते हैं ये, अमेरिका में, ठीक है। और अगर हम बात करें, ये है मिस्टर बी, मिस्टर बी कहाँ रहते हैं, इंडिया के अंदर, मिस्टर बी कहाँ रहते हैं, इंडिया में। तो ये है इंडिया, ठीक है, और ये है यूएसए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ बेटे जो मिस्टर बी है ना हमारे, ये पता है एक्सपोर्टर है, क्या है ये, अब एक्सपोर्टर का मतलब क्या, कि यहाँ से बाहर सामान बेचते हैं, है ना। तो यहाँ से बाहर कहाँ बेचते हैं, यूएसए में बेचते हैं। तो जब ये सामान बेचते हैं इनको, है ना, देखो इनको बेचते हैं, है ना। और जब इन्होंने यहां से सामान भेजा तब पता है एक्सचेंज रेट चल रहा था, मान लो 70 रुपीज पर डॉलर चल रहा था, कितना चल रहा था, 70 रुपीज पर डॉलर, ठीक है। अब इधर सामान पहुंच गया एक हफ्ते बाद। अब क्या होता है, जब भी सामान पहुंचता है उसके बाद ही पेमेंट क्लियर होती है ऑब्वियसली, है ना। मान लो मिस्टर बी की वहां से पेमेंट आनी है, एक महीने बाद आज पेमेंट रिलीज होने वाली है वहां से। तो जब पेमेंट आने वाली है तो आज मान लो एक्सचेंज रेट चल रहा है हमारा 80 रुपीज पर डॉलर। आजकल तो यही होता है ना, एक्सचेंज रेट चेंज होता रहता है। मान लो चल रहा है 80 रुपीज पर डॉलर। अब बेटा मिस्टर बी कंफ्यूज, मिस्टर बी क्या हो गया मुझे बताओ, कंफ्यूज, कि उनकी पेमेंट कैसे हो। मिस्टर बी के आंखों से आंसू निकलने लगे, क्यों, कि बेटा मिस्टर बी को तो लॉस हो जाएगा। अब कैसे लॉस हो जाएगा जरा बताओगे, कैसे लॉस हो जाएगा मिस्टर बी को। पहले एक डॉलर कितने में आ रहा था जरा बताना, आज वो $1 कितने में आ रहा है। तो यानी मिस्टर बी को तो 10 रुपए ज्यादा पे करने पड़ेंगे $1 के लिए, यही तो बात है। वो तो कम पे करेगा, यानी वो बंदा कम, वो पता क्या, वो $1 में मिस्टर बी से 70 रुपए का सामान खरीद रहा था, आज वो उसी उसी $1 में मिस्टर बी से, तो मिस्टर बी को तो लॉस हो गया। मिस्टर बी की आंखों में से आज क्या निकलने लगेंगे, आंसू। समझ रहे हो मेरी बात को। अब मिस्टर बी कंफ्यूज। ये प्रॉब्लम कब आई, जब एक्सचेंज रेट क्या हो गया, फ्लेक्सिबल। बट बीच में सरकार आई, सरकार ने बोला ऐसा नहीं होगा, एक्सचेंज रेट पूरे साल क्या रहेगा, एक्सचेंज रेट पूरे साल क्या रहेगा, फिक्स, ठीक है। एक्सचेंज रेट चेंज नहीं होगा, 70 रुपीज पर डॉलर था, 70 रुपीज पर डॉलर रहेगा। समझ में आ गई बात। अब मुझे बताओ मिस्टर बी के चेहरे पे क्या आ गई, स्माइल, आराम से ट्रांजेक्शन होती रहेंगी। समझ रहे हो मेरी बात को। तो स्टेबिलिटी रहेगी, जो ट्रांजेक्शन हैं वो एकदम से ना ज्यादा बढ़ेंगी ना एकदम से कम होंगी, जिस रेट से चल रही है उस रेट से चलती रहेंगी, स्टेबिलिटी रहेगी हमारी इकोनॉमी के अंदर। रीजन, बिकॉज देखो यहां लिखवा रखा है, बिकॉज या एज एक ही बात है, एनी एक्सपोर्टर और इंपोर्टर कैन ऑपरेट फ्रीली। नीचे एक्सपोर्टर भी देखा हमने और इंपोर्टर भी देखा, वो फ्रीली ऑपरेट करेंगे विदाउट विदाउट हैविंग द नोशन ऑफ फ्लक्चुएशंस इन फॉरेन पेमेंट। जो बाहर से पेमेंट आने वाली है उसके अंदर कोई फ्लक्चुएशंस नहीं आएंगे, इस थॉट से आराम से ऑपरेट करेंगे। तो हमारी इकोनॉमी के अंदर क्या रहेगी, स्टेबिलिटी। अगर हम क्या फॉलो करेंगे, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम का एक फायदा है दैट इट इंश्योर्स स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। इट इंश्योर्स, बोलो भाई, इट इंश्योर्स स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। इट इंश्योर्स because any exporter and importer can operate freely without having the notions of fluctuations in foreign payment। दोबारा बोलो। हाँ भाई देव, मैं याद कर रहा हूँ या आपको याद करा रहा हूँ मैं ये, हाँ तो बोलो ना कैसे याद। एक तो सबसे बड़ी गलती यही है बच्चों की याद करने की। पता है याद कैसे करते हैं, देखो मैं आपको दो तरीके दिखाता हूँ। ऐसे वो लिखा होता है पेपर में, ऐसे उस पर हाथ रख लेंगे, फिर सोचेंगे अरे क्या था यार, क्या था, ऐसे याद करते हैं। कभी जिंदगी में याद नहीं होगा। हमारी जो मेमोरी है वो पिक्चर्स रीड करती है, जितना देखोगे उतना याद होगा। दूसरी बात, जितना बोलोगे ना तेज तेज उतनी जल्दी याद होगा। गारंटी है इस बात की, तो गारंटी ले रहा हूं मैं, ठीक है। तो बोलो भाई, बताओ भाई फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम क्या इंश्योर करता है,
as any exporter or can operate freely without having the notions of fluctuations in foreign payments. Very good. चलो भाई आगे चले. वेरी गुड. आपको नहीं बोला मैंने, अपने आप को बोला है मैंने. बढ़िया सुनाया क्योंकि ठीक है. उसके बाद सेकंड पे लिखो. हाँ भाई ऑनलाइन सेकंड एडवांटेज बताओ वकार. आवाज नहीं आ रही वकार. चारू, राधिका, मदान, हैदर. स्पेकुलेशन. वेरी गुड. हैदर हाँ भाई. सुन रहे हो तुम? पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे? हाँ. ये ऐसे खोल के अपना काम कर रहे हो? माइक ऑन करो. हैदर. हाँ भाई. हाँ माइक ऑन रहने दो. क्या कर रहे हो तुम? पढ़ रहे हो या अपना काम कर रहे हो? काम कर रहा था. क्यों? तुम्हें सब आता है इसमें जो मैं पढ़ा रहा हूँ? नहीं अभी भाई रिवाइज नहीं करा मैंने. तो फिर कब करोगे रिवाइज? ये रिवीजन ही तो करा रहा हूं मैं. आप लोग अपने बस की तो है नहीं भाई रिवीजन. सुन लेना मेरी बात को. इतने एक्सपर्ट होते तो कोचिंग ही लगा रखी होती. ठीक. तो जब मैं रिवीजन करा रहा हूं तो करो ना रिवीजन. इतने पहली बात तो जो बच्चे 12th में आके अपने आप को पता इतना एक्सपर्ट समझ लगते हैं कि हमसे ऊपर कोई नहीं है, और इनको पता नहीं 10 निकाल दिए जैसे मैंने 2011 से लेके. जो मैं बात बोलता हूं उसको अगर आप ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो ना तो आप ये बात आपका भला है. ये मेरी गारंटी है, गारंटी. एक एक बात फिल्टर्ड है, एक एक बात. पता नहीं क्या समझते हैं भाई. लिखो भाई नेक्स्ट. कर्व्स स्पेकुलेशन. कर्व्स स्पेकुलेशन. कोई बताएगा ये स्पेकुलेशन क्या होता है? सट्टा. सट्टे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पेकुलेशन. ठीक है, ध्यान रखना आज से. ठीक. लिखो भाई. फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम fixed exchange rate system curbs fixed exchange rate system curbs speculation in the economy. Full stop. उसके बाद देखो, it is because speculation arises in the environment of uncertainty. But fixed exchange rate provides a certain environment, therefore it curbs speculation. लिख लिया भाई? हो गया? सुनिए भाई, सेकेंड एडवांटेज सुनो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम की. मैं कह रहा हूं बेटा, फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो हमारी इकोनॉमी में सट्टा नहीं लग सकता. जब मैं बोलता हूं ये सट्टा नहीं लग सकता तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो. बोलते भैया कौन से सट्टे की बात कर रहे हो, कौन सट्टा कहां से आ गया यहाँ पे? एकदम से बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि सट्टा सुनते ही बच्चे के माइंड में आईपीएल का सट्टा आ जाता है, क्रिकेट का. ठीक है, वो सोचता है यार यही सट्टा है. सट्टे का मतलब ये नहीं है. वहां पे सट्टा लग रहा है, दैट इज द डिफरेंट थिंग. सट्टे का मतलब क्या होता है? मेरे को पता नहीं है फ्यूचर में वो इवेंट होगा या नहीं होगा, उसके ऊपर लोग गैम्बलिंग करते पैसा लगाते हैं, ये तो सट्टा होता है.
शेयर मार्केट में क्या हो रहा है, शेयर मार्केट में भी तो ये हो रहा है ना। मैं शेयर्स खरीदता हूँ क्या सोच के कि उसका प्राइस बढ़ जाएगा, शेयर्स को बेच देता हूँ क्योंकि मुझे लगता है इसका प्राइस कम हो जाए, वो भी तो स्पेकुलेशन है ना। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी स्पेकुलेशन होती है। हमारी इकोनॉमी में स्पेकुलेशन बहुत जगह लीगल है, बहुत जगह इलीगल है। स्टॉक मार्केट के अंदर स्पेकुलेशन लीगलाइज्ड है, क्रिकेट के अंदर स्पेकुलेशन इलीगल है। समझ रहे हो मेरी बात को। अब मैं सिर्फ जो बात कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ, और स्टॉक मार्केट के अंदर भी तीन चीजों पे स्पेकुलेशन होती है। एक तो कंपनी के जो शेयर्स के प्राइस होते हैं उस पे, एक होता है कॉमोडिटीज पे, ठीक है ना, कॉमोडिटी के भी, इवन गोल्ड वगैरह, ठीक है, जो प्राइस होते हैं इसके भी, इसके ऊपर भी वहां पे क्या लगते हैं, स्पेकुलेशन होती है, ठीक है। उसके बाद करेंसीज के प्राइस पे भी, चाहे मैं डॉलर खरीद के रख सकता हूं, मैं भी डॉलर के प्राइस पे या रुपीस पे क्या कर सकता हूँ, स्पेकुलेशन, सट्टेबाजी कर सकता हूँ। मैं खरीद, डॉलर मेरे पास फिजिकल फॉर्म में नहीं आएंगे, ठीक है, मैंने स्टॉक मार्केट से डॉलर परचेज कर सकता हूँ। मेरे एक अकाउंट बना होगा, जैसे आपका बैंक अकाउंट होता है ऐसे मेरा डीमैट अकाउंट होता है, उसके अंदर दिखाएगा हाँ मेरे पास डॉलर रखे हुए हैं, मैंने $5 खरीद रखे हैं। मेरे पास किस फॉर्म में नहीं है, फिजिकल फॉर्म में नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेरे पास है। समझ रहे हो मेरी बात को, ऐसे हम खरीद सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। बेटा बात समझे, है ना। तो यानी मैं बोल सकता हूं कि वहां पे तीन चीजों पे ट्रेडिंग होती है, यानी तीन चीजों पे सट्टा लगता है, शेयर्स के प्राइस पे, कॉमोडिटीज के प्राइस पे, और करेंसी के प्राइस पे। अब मैं इन दो की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ किसकी बात करूंगा, करेंसी, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं मुझे बताओ, फॉरेन एक्सचेंज रेट। पहले तो यहाँ पे लेके आना पड़ा आपको, सारी बातों से निकाल के समझाया कि कहाँ आपकी बात कर रहा हूं मैं। अब जरा ढंग से सुनना, पहले आप मुझे बताओ करेंसीज के प्राइस पे सट्टा कब लग सकता है, जब मेरे को पता नहीं है कि फ्यूचर में करेंसी का प्राइस इन टर्म्स ऑफ डॉलर या इन टर्म्स ऑफ रुपीस क्या होने वाला है ना। यानी जब एक्सचेंज रेट क्या रहेगा, फ्लेक्सिबल, चेंज होता रहेगा। बट मैं बोल रहा हूँ पूरे साल एक्सचेंज रेट क्या रहेगा, सेम फिक्स। सट्टा लगा लोगे, सट्टा तो लग ही नहीं सकता, है ना। सट्टा कब लगेगा, जब इवेंट अनसर्टेन है, मेरे को नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है ना। अब मेरे को पता है कि फ्यूचर में अभी खरीदूं चाहे 1 महीने बाद चाहे 2 महीने बाद, एक्सचेंज रेट क्या रहेगा, फिक्स, सट्टा लग ही नहीं सकता। समझ रहे हो मेरी बात को। बेटा फिक्स एक्सचेंज सिस्टम कर्व करता है, देखो कर्व का मतलब होता है रोकता है, किसको, स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन का मतलब सट्टेबाजी को इन द इकोनॉमी। क्यों, इट इज बिकॉज स्पेकुलेशन अराइजेस, स्पेकुलेशन सिर्फ कब कर सकते हैं, इन द इन्वायरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी, जब इन्वायरमेंट क्या होता है, अनसर्टेन। बट हमें फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम क्या प्रोवाइड कराता है, सर्टेन एनवायरनमेंट लिखा, बट फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम प्रोवाइड्स अ सर्टेन एनवायरनमेंट, देयरफॉर इट कर्ब्स स्पेकुलेशन, क्योंकि पूरे साल एक्सचेंज रेट क्या रहने वाला है, फिक्स, ठीक है। दो एडवांटेज हो गए, पहला इट इंश्योर्स स्टेबिलिटी, कर्ब्स, आगे लिखो, कंट्रोल्स इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई, ठीक है, लिखो, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम controls inflation in the economy, controls inflation in the economy as it does not allow the prices of imports to go up, बस इतना लिख लो, सफिशिएंट है, ठीक है। सुनिए भाई, तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है तो, ठीक है ना। मैं कह रहा हूं बेटा जो हमारा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है, इन्फ्लेशन नहीं आने देता हमारी इकोनॉमी के अंदर, महंगाई नहीं आएगी। अगर हम क्या फॉलो कर रहे हैं बताओ, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, पूरे साल अगर हमने क्या फॉलो करा, फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम, तो हमारी इकोनॉमी के अंदर महंगाई नहीं आएगी, महंगाई आने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। लिखा है कंट्रोल करता है किसको, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, महंगाई को कंट्रोल करता है। बट ऐसा क्यों है, क्या हो जाता है अगर हम फॉलो कर रहे हैं फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम, तो इकोनॉमी के अंदर ऐसा क्या मैकेनिज्म बना जिसकी वजह से जो प्राइस का बढ़ना है वो कंट्रोल हो गया, महंगाई नहीं आई। अब जरा सामने देखते रहना, एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे पूरी बात को। सेम मैं कह रहा हूं बेटा, ये है यूएसए और इधर हम क्या ले रहे हैं जरा बताओ, इंडिया, ठीक है ना।
मैं कह रहा हूं इंडिया वाले क्या करते हैं, मान लो यूएसए से रॉ मटेरियल खरीदते हैं, जब इंडिया में रॉ मटेरियल आ जाता है, ये रॉ मटेरियल खरीदा, ठीक है, हम यहाँ पे उसको प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने का मतलब उससे प्रोडक्शन करते हैं, मान लो फिर क्या बनाते हैं, फिर हम फिनिश गुड्स बनाते हैं और फिर मार्केट में उसको क्या करते हैं, बेच देते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को, है ना? क्या बोला मैंने, रॉ मटेरियल कहां से खरीद रहे, यूएसए से। जब वो रॉ मटेरियल यहाँ पे आया, उसको हमने प्रोसेस करा, प्रोडक्शन हुआ, फिनिश गुड्स बन गए, फिर इंडिया के अंदर हमने उसको बेच दिया। ये पूरा प्रोसेस है, यही चलता है, ठीक है ना? अब आप बोल रहे हो सर हम क्या क्या चीजें ये इंपोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल में, तो मैं आपको बता चुका हूं बहुत बार कि इंडिया जो है सबसे ज्यादा इंपोर्ट पता है किसका करता है, क्रूड ऑयल का, जो क्रूड ऑयल कच्चा तेल, जिससे पेट्रोल डीजल वगैरह सब चीज रिफाइन होकर निकाला जाता है, ठीक है। और किस चीज का, गोल्ड का। तो ऑयल और गोल्ड का इंपोर्ट इंडिया का सबसे ज्यादा है। इंडिया सबसे ज्यादा क्या इंपोर्ट करता है, ऑयल और गोल्ड। अब मैं गोल्ड को यहां से हटा देता हूं, मैं सिर्फ किसकी बात करूंगा, ऑयल की, ठीक है ना? आप मुझे पहले आप बताओ कि ऑयल जो है, क्या वो सारी इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होता है, चाहे वो रेलवेज हो, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्रीज हो, ऑयल ऑयल डीजल वगैरह तो चाहिए है ना। इवन सब छोड़ो, डोमेस्टिक पर्पस में भी हम लोग पेट्रोल यूज करते नहीं करते गाड़ी वगैरह में, तो यानी ऑयल का इंपैक्ट एक एक हाउस होल्ड पे है, हाँ या ना, पूरे कंट्री के, है ना? अब मैं कह रहा हूं, मान लो एक्सचेंज रेट चल रहा था, एक्सचेंज रेट चल रहा था 70 रुपीज पर डॉलर, है ना? यानी अगर मेरे को यूएसए से $1 का ऑयल खरीदना है, $1 का ऑयल, तो इंडिया से कितने रुपए देने पड़ते, 70 रुपए देता यूएसए को, है ना? यूएसए क्या करता, मेरे को $1 का ऑयल दे देता, फिर मैं यहाँ पे ऑयल वगैरह यूज करता, उससे प्रोडक्शन वगैरह करता, जो भी सामान बनते, फिर मैं आगे उसको सेल आउट करता, ये होता। आज पता एकदम से क्या हो गया, मैं कह रहा हूँ बेटा एकदम से एक्सचेंज रेट पहुंच गया 90 रुपीज पर डॉलर। बताओ भाई, आज उसी $1 के ऑयल के लिए मेरे को कितने देने पड़ेंगे, 90 रुपए, है ना? अब ऐसा थोड़ी ना, कंपनी बंद थोड़ी नहीं कर दूंगा अपनी, मैं बोलूंगा लाओ दो, है ना? मैंने 90 रुपए दिए और $1 का ऑयल ले लिया, फिर यहाँ पे ऑयल को यूज करके प्रोडक्शन वगैरह करा। अब मुझे बताओ, क्या मैं अभी भी प्राइस सेम रखूंगा या अपने प्राइस बढ़ा दूंगा ना? मैं आज ये जो मैं सामान बेच रहा हूँ बेटा, इसके प्राइस में क्या कर दूंगा, इंक्रीज कर दूंगा। और ऐसा ही सोचो अगर सब जगह होने लगा हमारी कंट्री के अंदर, तो महंगाई आएगी नहीं आएगी? तो महंगाई कब आई, जब एक्सचेंज रेट क्या हुआ, फ्लेक्सिबल चेंज था, है ना? मैं कह रहा हूँ 70 से कितना हो गया, 90, है ना? बट अगर सरकार इसके अंदर इंटरफेयर करे और सरकार बोले नहीं, हम एक्सचेंज रेट को फिक्स करते हैं पूरे साल के लिए, ठीक है, दैट इज अगर अभी 70 रुपीज पर डॉलर ट्रेड हो रहा है, तो आगे भी कितना होता रहेगा, 70 रुपीज पर डॉलर। तो मुझे बताओ, तो मेरे को तेल महंगा नहीं पड़ेगा, है ना? पूरे साल रेट क्या है, सेम। तो पहले भी मैं 70 रुपए में खरीदा था, आज भी मैं 70 रुपए में खरीदूंगा, तो महंगाई नहीं आएगी। महंगाई कब आई, जब एक्सचेंज रेट क्या हो गया, फ्लेक्सिबल। क्या हो गया था, फ्लेक्सिबल। 70 रुपीज से कितना पहुंच गया था, 90 रुपीज पर डॉलर, ठीक है। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का एक फायदा है, क्या फायदा है, महंगाई को नहीं बढ़ने देता, इट कंट्रोल्स इन्फ्लेशन। कैसे, बिकॉज ये इंपोर्ट्स के प्राइस को नहीं बढ़ने देता, जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं ना, उसको महंगा नहीं होने देता। समझ रहे मेरी बात, क्योंकि पहले भी हम 70 का कर रहे हैं और आज भी हम कितने करेंगे, 70 का। बट फ्लेक्सिबल के अंदर चांसेस होते हैं कि एक्चुअली जो इंडियन करेंसी है बेटा, वो बहुत ज्यादा डेप्रिशिएटेड करेंसी है और डॉलर एप्रिशिएटेड करेंसी है, तो ज्यादा चांसेस होते हैं फ्लेक्सिबल के अंदर कि हमारी करेंसी और डेप्रिशिएट हो रही है, उनकी करेंसी और एप्रिशिएट हो रही है। इसलिए फ्लेक्सिबल के अंदर ज्यादा चांसेस होते हैं कि हमारी करेंसी डेप्रिशिएट तो हो रही है, हमारे लिए इंपोर्ट्स के प्राइस बढ़ जाएंगे, और इंपोर्ट्स के प्राइस अगर बढ़ गए, और इंडिया सबसे ज्यादा इंपोर्ट किसका करता है, क्रूड ऑयल का। और ऑयल एक ऐसी चीज है जिसका इफेक्ट सारी इंडस्ट्रीज पे आएगा, एक एक प्रोडक्ट पे आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक? तो फिर तो महंगाई आनी है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है? तो मैंने ऊपर क्या लिखवाया जरा बताओ जल्दी से। controls inflation, fixed exchange system controls inflation in the economy as it does not allow the prices of imports to go up. import के prices को बढ़ने नहीं देता। समझ में आ गई बात? जल्दी से लास्ट लिखो, लास्ट एडवांटेज। enables capital movement, enables capital movement, लिखो fixed
fixed exchange rate system enables capital movement in the form of FDI. What is FDI? Foreign डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। शिवम तुम्हारी कंडीशन बहुत खराब चल रही है, तो तुम जितना हो सके उतने मेरे सारे बैचेस अटेंड करा करो। तुम्हारी तो बहुत ही कंडीशन खराब है, क्योंकि तुम रिवीजन भी नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तुम्हें एफडीआई तक की फुल फॉर्म तक याद नहीं आ रही है। और जिनको याद नहीं आ रही है एफडीआई की फुल फॉर्म, आपकी बहुत कंडीशन खराब है, पहले बता दूं मैं तो भाई इस बात को। बुलेट पॉइंट चेंज लिखो, इट इज बिकॉज fixed exchange rate increases the confidence of foreign investors in the domestic market, full stop। ठीक है भाई, जल्दी से समझा देता हूं, फिर खत्म करते हैं इस बात को। मैं कह रहा हूं बेटा ढंग से सुनना मेरी बात को। मैंने बोला इनेबल्स कैपिटल मूवमेंट। इनेबल्स कैपिटल मूवमेंट का मतलब होता है अगर हमारी कंट्री क्या फॉलो कर रही है, जल्दी से बताओ, फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम। तो ये है हमारी कंट्री, हमारी इकोनॉमी है ये, ठीक है, ये है इंडिया, ठीक है। इंडिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा बाहर से लोग आके इन्वेस्ट करेंगे, इसको हम बोलते हैं इनेबल्स कैपिटल मूवमेंट। हमारे कंट्री के पास ज्यादा लोग आके यहाँ पे क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट करने का मतलब फैक्ट्री सेटअप करेंगे, इंडिया के अंदर ही प्रोडक्शन करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? एप्पल कंपनी आके इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करेगी, सैमसंग आएगी, ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में आके इन्वेस्ट करेंगी। कब? जब हम क्या फॉलो करेंगे, फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम। मेन बात ऐसा क्यों, ठीक है ना, मेन बात तो ऐसा क्यों, ऐसा क्या हो रहा है फिक्स के अंदर कि वो लोग आ रहे हैं। मैं कह रहा हूं अगर वो लोग आ रहे हैं, मान लो मेरे पास $1 लेके, ठीक है, और एक्सचेंज रेट चल रहा है उस टाइम 70 रुपीज पर डॉलर, है ना, तो उन्होंने मेरे को $1 दिया होगा, मैंने कितने दे दिए होंगे उनको, 70 रुपीज। मैंने कहा लो 70 रुपीज इंडिया के अंदर आराम से खर्चा करो, जो इन्वेस्ट करना है करो, प्रोडक्शन करना है करो, ठीक है। उन्होंने एक $1 मुझे दिया, मैंने उनको 70 रुपए दे दिया, उन्होंने हमारी कंट्री के अंदर ये 70 रुपए इन्वेस्ट करे दोबारा से, है ना, और यहाँ प्रोडक्शन करा, खूब बढ़िया सा प्रोडक्शन करा। आज प्रोडक्शन कर करके कंपनी का मन नहीं कर रहा कि इंडिया में प्रोडक्शन, कंपनी कह रही है हमें जाना है वापस, ठीक है। मैंने कहा चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वापस जा सकते हो, है ना। तो आज जब कंपनी वापस जाना चाह रही है, तो बेटा आज एक्सचेंज रेट पता है कितना चल रहा है, एक्सचेंज रेट चल रहा है 80 रुपीज पर डॉलर। तो वो मेरे पास आया, मेरे पास आके कहने लगा लो भाई अपने 70 रुपीज वापस लो और मेरे को मेरा $1 लो वापस दे दो। मैंने कैसी कैसी बातें कर रहे हो, आज अगर तुम्हें $1 चाहिए अपना, तो 70 रुपए मुझे मत दो, मुझे कितने दो, 80 रुपए, क्योंकि एक्सचेंज रेट कितना चल रहा है 80। वो उसको समझ नहीं आ रहा ये क्या हो गया, है ना बेटा। उसको 10 रुपए का क्या लॉस हो गया, नहीं हो गया। अगर एक्सचेंज रेट फ्लेक्सिबल रहेगा तो बाहर के लोग आते नहीं है, बाहर के लोग सोचते हैं अगर हमें लॉस हो गया और हमें वापस जाना हुआ, है ना, तो ये तो दिक्कत आ जाएगी, है ना, क्योंकि एक्सचेंज रेट क्या चला गया, अगर 80 रुपीज 90 रुपीज में चला गया तो इनको तो ह्यूज